ये देश का कलगीधर सूबा है, सिर से ऊंचा सूबा है, आज गर्त में डूबा हुआ है पंजाब। पर सरकारों की नीयत साफ नहीं रही। दिल्ली सरकार की नीयत साफ है। ये सारे जुमले कांग्रेस सरकार फेल हुई है तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। हम धर्म जात पात की राजनीति के ऊपर उठ के बात करेंगे कि सारी ताकतें उसको मुख्यमंत्री से लेकर आप एलजी को दे रहे हो तो फिर मुख्यमंत्री को हटा ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आपका बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस तरह के मुश्किल दौर से हम निकल रहे हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण है और तनाव थोड़ा और बढ़ जाता है जब सिस्टम में आसपास कालाबाजारी देखने को और सुनने को मिलती है। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे किस्से भी सुनने को मिलते हैं वहाँ पर मन खुश भी होता है और लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। एक चोर कोविड-19 के इंजेक्शंस ये कहकर उसमें एक नोट लिखकर छोड़ के जाता है कि पता नहीं था कि इसमें कोविड-19 के इंजेक्शंस हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक चोर अपनी चोरी के काम में भी ईमानदारी दिखा सकता है तो ये सिस्टम क्यों नहीं, आप और मैं क्यों नहीं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस खास पेशकश में हम लोग स्वागत करना चाहेंगे रिटायर्ड पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिव दयाल माली की। इनके बारे में बता दूं तो ये 3 साल से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और प्रेजेंटली ये वाइस प्रेसिडेंट है एससी विंग पंजाब से। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहला सवाल, दिल्ली में हम लोग जानते हैं कि हालात किस तरह से बदतर होते जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार जो कि अपने हेल्थ सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है वो कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया के ट्रेंड को देखें तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं दुनिया में, अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप के 28 कंट्रीज़, इंग्लिश अपने इंग्लैंड जो है, अपने ब्रिटिशर्स, ये सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हुआ। आप कितना भी उनको मान लें, अपने आप को समझा लें कि बहुत डेवलप्ड मुल्क हैं, अच्छा स्वच्छ पानी है, अच्छी सेहत सहूलतें हैं, सब कुछ है, पर वो भी चरमरा गए हैं। और 10 लाख के करीब अमेरिका में डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना से। ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लोक हित में होता तो ऐसे नहीं होनी चाहिए थे। बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे औजार, साजो सामान मौजूद है उनके पास। ऐसे ही इटली, स्पेन, यूरोप, फ्रांस, जर्मन सब में है। इंडिया एक बहुत लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री है। 138 करोड़ के करीब इसकी पॉपुलेशन है, जो यूरोप सारे में नहीं है इतना। 100 करोड़ से कम है। 28 कंट्री की उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी अकेले इंडिया में है। एक तो ये कारण है बहुत बड़ा। एक हमें आज़ादी के बाद जो दूरगामी नियम जो स्कीम चाहिए थी देश को डेवलप करने के लिए, हमारी सरकारें इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी की भी रही हों, उन्होंने दूरगामी इसको डेवलप करने का, विकास करने का प्रोग्रामिंग नहीं की। चाहे नीति योग था इस देश में, पर फिर 5 साल का पैच वर्क करती आई हैं सरकारें कि हमें 5 साल रहना, अगले 5 साल पता नहीं आना है कि नहीं आना, तो उस हिसाब से काम करते। लूट लो देश को, ठगी मार लो, जुमलेबाजी कर लो, लोगों को गुमराह कर लो, ये चलता रहा दौर। ईमानदारी देश के प्रति किसी भी सरकार की नहीं रही। ये उसका नतीजा है जो आज जो गरीब, मध्यवर्गीय, अमीर भी बीच में हर वर्ग जो है वो त्रस्त है इस कोरोना की महामारी में। वो इसलिए है कि सरकारों ने दूरगामी कोई पॉलिसी, कोई नियमावली को देश को चलाने, विकास करने के लिए नहीं बनाई। अब आपदा आन पड़ी है। अब सभी जो हैं अपने गवर्नर, सरकारें पगला उठी हैं सारे। लोग चाहते हैं अपने अधिकारों का हनन होते हुए, मौतें होते हुए न देख नहीं सकते। अस्पताल जाते हैं, बेड नहीं मिलते, दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलता, वेंटिलेटर नहीं मिलता, वहाँ जो ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, क्यों नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन? वो मैंने उसका जवाब दिया है आपको। इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर पार्टी। सर, लेकिन हम लोग तो वोट इसी बात के लिए देते हैं ना कि जब ऐसी कोई महामारी या किसी ऐसी आपदा आ जाए तो हम लोग सरकार पे भरोसा दिखा सकते हैं ना। सरकारों को ही हमने इसलिए चुना है कि वो जनता के लिए काम करें। ये बिल्कुल बात है आपकी सही। मैं तो इसका जवाब एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ कि अभी भी 138 करोड़ को साफ पीने का शुद्ध पानी इस देश में नहीं मिल पा रहा है। आप सेहत सहूलतों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की, बड़े बड़े डैम्स की, दूसरों की बात तो आप भूल ही जाइए। वो भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता हुआ कुछ नहीं है, पर अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्टैट्स के साथ कह सकता हूँ कि देश के हर नागरिक को अपने शिक्षा नहीं है, एक्सेसिबिलिटी टू द एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन उसका संवैधानिक अधिकार है, आज भी देश में नहीं मौजूद।
सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसकी मूलभूत सुविधाओं की तरफ 100% उसका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनली, आज भी नहीं अवेलेबल। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं तो कह रहा हूँ सरकारों की जिम्मेवारी थी। लोग यकीन करते रहे हैं पर सरकारों की नीयत साफ नहीं रही, तो आज हम इस कोरोना की महामारी और भी कई महामारियों से त्रस्त है। आज दिल्ली सरकार की नीयत साफ है? दिल्ली सरकार की नीयत साफ है, तो आप सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 20 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए पैसा दिया गया। ठीक है, अगर चाहे नीयत साफ हो तो 2 हफ्ते में 2 प्लांट्स तो लगाए जा ही सकते हैं। और दिसंबर के बाद अब अप्रैल भी निकल गया, 4 महीने हो गए हैं, तो अभी तक सिर्फ 4 प्लांट्स ही लगे हैं। क्यों सर? देखो, दिल्ली सरकार अपनी पूरी मजबूती से, पूरी साफ नीयत से, ईमानदारी से लोगों की सेहत के लिए, उनको सेहतमंद रखने के लिए वो रात दिन काम कर रही है। हाँ जी। लेट फेट इतने बड़े प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत होता रहता है। दिक्कतों की लिस्ट बहुत लंबी होगी, मैन पावर नहीं, इंजीनियरिंग की नहीं है, वो लैंड को एक्वायर करना दूसरा, पर फिर भी मैं समझता हूँ लोगों की इतनी बड़ी त्रासदी में हमें वार फुटिंग पे काम करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ पूरी तरह ईमानदारी से कि दिल्ली सरकार इससे पीछे नहीं है, वो कर रही है। और थोड़ा डिले उसमें हुआ है, ये यकीनी, ये थोड़ा इसको देखना पड़ेगा और तेज़ी से उनको वो लोगों के हित में काम करने का जरूरत है। सर हाईकोर्ट ने तो फटकार भी लगा दी दिल्ली सरकार को, ठीक है अगर आप नहीं चार्ज संभाल सकते तो केंद्र सरकार को दे देते हैं। नहीं, वो तो आगे ही लूट रहे हैं उसको, दिल्ली को। अभी एलजी को उन्होंने एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट में सारी जितनी पावर थी, वो मुख्यमंत्री पहले ही, वो सेमी स्टेट है, वो पहले ही पूरा उनको अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है। अब एक और एक्ट लाकर हर एक चीज, सिलेंडर भी खरीदना है तो एलजी से परमिशन या उससे सलाह मशवरा करना अपने जरूरी है। ये कहाँ की ईमानदारी है? एक तरफ क्राइसिस है, एक तरफ लोग मर रहे हैं। आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी से मैं जवाब दे रहा हूँ कि लोग मर रहे हैं। कोरोना की 100 तरह की सहूलतों में कमी वहीं भी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली को ऊपर से मंगल ग्रह नहीं है, दिल्ली भी इस देश का हिस्सा है। पर उसके बीच में मुझे समझ नहीं आती कि केंद्र सरकार की क्या ऐसी इमरजेंसी पड़ी है कि सारी ताकतें उसको मुख्यमंत्री से लेकर आप एलजी को दे रहे हो, तो फिर मुख्यमंत्री को हटा ही देते हैं। लोगों ने पॉपुलर 2.25 करोड़ लोगों ने चुना है उनको, वो 3 बार चुना है उनको। लोकतंत्र का क्या होता है? आप मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र का तकाजा क्या है? लोगों की आवाज मजबूत हो, लोग जिसको चाहते हैं वो चुने, उसकी पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर उनकी इज्जत मान रखा जाए। अब तो आए दिन उनको दिल्ली सरकार को त्रस्त कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, और कोरोना से पहले से भी यही हाल रहा है। तो आप मानते कि फेलियर इसलिए क्योंकि उनके पास पावर्स कम है? दिल्ली हाँ, पावर्स कम है, ये भी है, और जितनी थी उसको भी छीना जा रहा है। तो फिर दिल्ली सरकार को आप राष्ट्रपति शासन ही लगा दें, फिर मोदी जी आप ही कर ले शासन। तो अरविंद केजरीवाल जी की छाती ठोक के ये कहते दिखाई देते हैं कि हम दिल्ली की जनता पे कोई आपदा नहीं आने देंगे, हम करेंगे, हम आगे करेंगे। कर रहे हैं ना, पर करने को नहीं, तो पर करने नहीं, जितनी पावर्स है उसके बलबूते पे हम कह रहे हैं। जितनी, ये नहीं है बिल्कुल वो नहीं है, जितनी है उसके प्रति पूरी ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, इसमें कोई वो नहीं है। आप कह रहे हो फटकार लगी दिल्ली गवर्नमेंट को, मानता हूँ 2 बार लगी, जो 7 बार केंद्र को लगी उसका क्या है? मैं ही पूछता हूँ आपसे। अभी कल आज प्रिंट मीडिया में आप पढ़िए अखबारों में, उन्होंने कहा कि आज आधी रात तक अगर दिल्ली सरकार के कोटे की ऑक्सीजन पूरी अस्पतालों में नहीं पहुंचती तो हम आगे का जो भी देखेंगे वो कहेंगे, कुछ करेंगे। हम मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते। ये तो अपने हाई कोर्ट आए दिन कह रही है। नहीं सर, केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे जब उनका कोई नुमाइंदा आएगा। अभी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, तो इसीलिए आपसे हम लोग आम आदमी पार्टी से रिलेटेड ही या अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे। सर एक सवाल और है कि रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है इसकी भी कालाबाजारी बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पर भी जब अरविंद केजरीवाल जी से हाईकोर्ट में सवाल पूछे गए, यानी उनके वकील से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो सिर्फ 2500 जो वायल्स है वही मिले हैं रेमडेसिविर के। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा रिकॉर्ड में ये दिखाया जा रहा है कि 52,000 रेमडेसिविर के आपको वायल्स मुहैया करवाए गए हैं। तो 2500 से ये 52,000, ये बीच वाले कहाँ गए? ऐसा ये स्टैट्स की बात है, चलो ऐसा मैं वो उसमें वो कोई पेपर वर्क में नहीं जाना चाहता, ना मुझे इसका कोई अध्ययन है। एक बात मैं लोगों के लिए संदेश देना चाहूँगा आपके सवाल के ऊपर। रेमडेसिविर इज़ एक डाउटफुल ड्रग। अभी कोई हमारे देश का साइंसदान या बाहर के देशों का साइंसदान इसके इस्तेमाल के ऊपर एक मत नहीं है कि ये काम करती है कि नहीं करती है। मैं कहता हूँ ये काला बाजारी है ना, ये गरीब की देन नहीं है, ये अमीर की देन है। उसको ये लगता है हमेशा
कि कोई मेरा कल को कोई कोई कोविड पॉजिटिव कोई मेंबर फैमिली का आ गया, 3 सिलेंडर पहले ही छुपा के रख लो, क्योंकि वो पे कर सकता है। वो 320 रुपये के सिलेंडर को 30,000 में खरीद सकता है। अब जो 5,000 की कमाने वाला वो नहीं खरीदेगा। ये काला बाजारी का पूरे की पूरी जुम्मेवारी मैं उन इग्नोर्ड जो अपने जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर डालना चाहता हूँ कि उनको पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन किस स्टेज में ज़रूरत होती है। कोविड का 14 दिन का जो टाइम होता है, पहले 7 दिन में किसी चीज़ की सिंपल मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगले जो 7 दिन होते हैं उसमें अगर पेशेंट डिटीरियोरेट करता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि 100 पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो उसमें 95 रिकवर करते हैं अपने आप विदाउट एनी मेडिसिन। 5% में से आधा % लोगों को वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, एसाइक्लोविर, दूसरी ये जो है अपने ड्रग्स, एजिथ्रोमाइसिन, कफ सिरप, पैरासीटामोल, ये वो ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये सोचिए इतना पैनिक बटन क्यों दबा रखा है। ये सरकारें भी ध्यान नहीं दे रही हैं। मैं तो सभी सरकारों के ऊपर ये डालता हूँ कि वो भी लोगों को समझाने में मतलब नाकाम हो रहे हैं, नागरिकों को जागरूक करने में नाकाम हो रहे हैं कि 100 में से 5 पेशेंट सीरियस होंगे, उसमें से 1% कहीं कोई वो भी कोमॉर्बिड जो होगा, जिसको डायबिटीज़ है, रीनल फेलियर है, उसको अस्थमा है, उसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, उसको टीबी है, उसको माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, उसको ऐसी बीमारियां को वही डेथ की तरफ बढ़ता है। उसको बचाने के लिए भी हमारे अस्पतालों में कोई पूरा इंतजाम नहीं है। सर शायद इसीलिए लोग पैनिक है क्योंकि हमारे पास हाँ पहली बार ऐसी महामारी से हम लोग सामना कर रहे हैं। तो नहीं, पहली बार तो नहीं है, ये 500 साल में ये 5वीं महामारी है। जी। एच इन्फ्लुएंजा की महामारी है, प्लेग की महामारी है, अपने ये कोरोना की महामारी है, और ये सारी आती रही है 90 से 80 से 100 साल के बाद। और फिर 100 साल के बाद आई ये महामारी। एक मैं और थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। एक पहली बात, वैक्सीन आप जरूर लगवाएं, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहला शॉट ले चुका हूँ, आज मेरी 12:30 बजे अपॉइंटमेंट है। मैं दूसरा शॉट अपनी फैमिली का, अपने ड्राइवर का, सबको लगवाने जा रहा हूँ। लोगों, मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, देश के नागरिकों को ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन से डरने का ज़रूरत नहीं है। सर मैं वापस से हाई कोर्ट पे आ जाती हूँ। एक स्टेटमेंट मैंने उनका और पढ़ा था, हाई कोर्ट में इनॉक्स एक कंपनी है, उसने ये कहा है कि हमें 45 हॉस्पिटल के अंदर 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया कि नहीं, अब आप 17 हॉस्पिटल्स में सिर्फ 981 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही सप्लाई करेंगे। नहीं, मुझे लगता है ये स्टैट्स आप बता रहे हैं, ये प्रिंट मीडिया को खुदा नहीं होता कहाँ से आए हैं ये। दिल्ली में 2 तरह के सिस्टम चलते हैं वहाँ, हेल्थ सिस्टम जो है। कुछ हॉस्पिटल जो है वो सेंटर के अंडर हैं, वो केंद्रीय सरकार के अंदर। सर वैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, ये हमारे फैक्ट्स नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। मान लिया आपकी बात। दिल्ली हाई कोर्ट में, सॉरी माफ कीजिएगा मैं करेक्ट कर दूं, इनॉक्स कंपनी ने ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है। ओके, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मांग हो सकती है, दिल्ली सरकार वही मांग उठाएगी जो केंद्रीय सरकार के दायरे में आते हैं हॉस्पिटल्स, उसकी तो केंद्र सरकार ही जवाब दे सकती है हाई कोर्ट में। वो भी पेश हुए होंगे और दिल्ली सरकार भी पेश हुई, इन्होंने अपना पक्ष रखा हो सकता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारी वो जानकारी पहले होगी तभी उसका पुख्ता कोई जवाब बन पाएगा कि उन्होंने इतनी क्यों मांगी, इतनी क्यों नहीं मांगी। इतना मैं पुख्ता कह सकता हूँ कि 2 तरह के सिस्टम है वहाँ पे। उसमें कुछ डिपार्टमेंट पूरे के पूरे, जैसे अपने ये सिक्योरिटी है, वो वहाँ के और जो डिपार्टमेंट, ये केंद्र सरकार के डायरेक्टली दायरे में आते हैं, दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। सर केंद्र सरकार तो कह रही है कि जिस राज्य में ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन किया जा रहा है, हमने तो एलोकेट कर दिया, हर एक राज्य को दूसरे राज्यों से मतलब ऑक्सीजन उठाने के लिए कहा है। तो ऐसा ही इनको दिल्ली सरकार को, यानी दिल्ली राज्य को उड़ीसा राज्य एलोकेट किया गया है और वहाँ से उनको 70 मीट्रिक टन वो वहाँ से पर डे उठा सकते हैं, लेकिन 24 अप्रैल तक उन्होंने सिर्फ 22 मीट्रिक टन ही उठाया था। तो वो तो बोल रहे थे हम लोग एयरलिफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी। मैं इसको आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वही हाई कोर्ट का डिसीजन अगले दिन आ गया था कि सिर्फ जब दिल्ली सरकार ने ये मुद्दा उठाया कि कागज़ के ऊपर सैंक्शन आ गई कि इनको 100 टन 125 टन एक्स्ट्रा दे दो, रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि दिल्ली में बहुत सारे अपने केसेस आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो आप बढ़ा दीजिए। वो कागज़ का ऑर्डर पास करने का सिर्फ वही बात ख़त्म नहीं होती है, हॉस्पिटलों के दरवाजे तक ऑक्सीजन पहुंचाना केंद्र सरकार का रोल है। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ।
अच्छा। तो वो ट्रकिंग जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका इंतज़ाम करना है, चाहे ट्रेन से करना है, एक्सप्रेस ऑक्सीजन ट्रेन से करना है, या बाई एयरलिफ्ट करनी है, तो कि बाई सर मैंने रोड तो लेके सुना आना हाई है। कोर्ट ने ये फटकार केंद्र लगाई है कि सब सब दिल्ली केंद्र सरकार ही करेगी, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं हाँ, ट्रांसपोर्टेशन करना। देखो, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, उसकी हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एलोकेशन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन तक सारा केंद्र सरकार का है। अच्छा जी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस जो कर रही है, उनको और प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए, और प्लांट लग जाएंगे। हाँ जी। पर वो अपनी ड्यूटी निभाते। ये बेसिकली काम जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का, ये कोर्ट ने कहा है, टिप्पणी की है ठीक कि है। आप ये मत दिल्ली सरकार को जुम्मा डालिए कि इनके पास ट्रक नहीं है तो हम क्या करें, हम कैसे पहुँचे। हाँ। आपको पहुँचाना आपका काम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो मैंने सुना उन्होंने ये भी कहा है दिल्ली सरकार को कि ऐसी तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई आपसे कि हमें अशोका 5 स्टार होटल में 100 कमरे दिए जाएं। ये भी हाई कोर्ट ने कहा है ये कि बिल्कुल क्या बात सही रिश्वत है। देने की मैंने भी कोशिश प्रिंट की जा रही मीडिया थी में हाई पढ़ा कोर्ट है को? ये वाला, कि वो अशोका में जो अपने जजेस के लिए अगर उनका कोई केस ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव या आता है, कोई जी, जी। कोई आता है, बीमार होता है, तो उनके लिए ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इसमें मैं कोई टिप्पणी करता हुआ मेरा हाँ। वो स्टेटस नहीं है। ये दिल्ली सरकार से पूछा जाना चाहिए, या केंद्र सरकार से पूछे, या चेन ऑफ होटल्स वालों से पूछें कि उनको किसने ऑर्डर दिया, क्या पता किसने दिया किसने नहीं दिया। हाँ, उसमें थोड़ा सा वो दिल्ली सरकार की वो जो है बात जरूर प्रिंट मीडिया में मैंने भी पढ़ी कि जजेस ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हमने तो कोई रिक्वेस्ट डाली नहीं है ऐसे। जी हाँ, ये प्रिंट मीडिया की न्यूज़ है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी जी। सर अभी बात कर लेते हैं हम लोग पंजाब इलेक्शंस की। सर पंजाब में माहौल बड़ा गर्म है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पार्टियां उतर आई हैं। आप जानते हैं कि श्रोमणी अकाली दल से बीजेपी अलग हो गई है, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? हम तो 2022 में सरकार बनाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। मैं हाँ कुछ जी। जुमलेबाजी करके नहीं जा रहा हाँ हूँ जी, आपके हाँ। स्टूडियो से। हाँ जी। घर घर से हमारी रिपोर्ट है, मैं खुद फील्ड में रहता हूँ सारा दिन, हाँ जी। कि घर घर में ये बात हो रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है हमने। मैं फील्ड में जाता हूँ, आजकल बिजली आंदोलन चल रहा है हमारा, घर घर जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों का मन, अपने मन टटोलने की बात करते हैं हम लोग। वो सभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं करें, इस बार सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। उसकी और भी ये वजह है। लोगों के लिए लोकतंत्र के 3 तकाजे होते हैं कि लोगों की सरकार, लोगों द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार। जी। एक भी चीज़ पूरी पिछली सरकारों ने नहीं की। जी। और ये जो कि पंजाब में 14 दिन में नशा मुक्त करना, हर नौजवान को रोज़गार देना, हर को लैपटॉप देना, वो अपने गरीबों को मकान देना, उनकी पेंशन 5,000 कर देना, शगुन स्कीम 50,000 कर देना, ये सारे जुमले कांग्रेस सरकार फेल हुई है। हाँ ये जी। पंजाब में एक वादा पूरा नहीं किया है। 6 साल में तकरीबन 6.25 साल की सरकार दिल्ली में चल रही है, 3 बार चुनी हुई सरकार है। आप क्या समझते हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो जाहिल हैं? वो गांव वाले हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वर्किंग क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ शिक्षक हैं, बैंकर्स हैं, दूसरे हैं। वो 3 बार केजरीवाल की सरकार को क्यों चुना उन्होंने? एक तो ये मैं सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ देता हूँ। जी जी जी। पिछली सरकार में 30,000 करोड़ के बजट को 60,000 प्लस करोड़ कर दिया है। वो कैसे हुआ? वो पॉजिटिव जो है, ये तो कहते हैं हमेशा एक सरकार जाती खजाना खाली, अगली आती करे क्या, खजाना पिछले खा गए, अगले जो आते जब उसके अगले आते तो कहते ये खा गए। तो पंजाब सरकार को मैं एक ही स्टैट्स बता दूं, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। 1992 में 6,000 करोड़ का कर्जा था पंजाब सरकार के ऊपर। अब 2020-21 में 2.25 लाख करोड़ कर्जा है पंजाब सरकार के ऊपर। अच्छा। विकास कहाँ से आएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट के स्टैटिस्टिक्स हैं। 2.25 लाख करोड़, 3 करोड़ की आबादी के ऊपर 2.25 लाख करोड़ का कर्जा। मसलन समझते हैं, हर एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ पल भर पहले, उसके ऊपर 90,000 का कर्जा है। अभी पैदा हुआ है 1 सेकंड पहले, 90,000 का कर्जा लेकर आप किस विकास की बात कर रहे हैं? कैसे होगा विकास? इतना कर्जा, आप कर्जों की किस्तें उतारेंगे या आप विकास करेंगे सरकार का? ये आम आदमी पार्टी जुमलेबाजी से बच के हट के लोकहित में काम करेगी, और 2022 में 101% सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की आएगी। अच्छा अच्छा जी।
सर क्या देने जा रहे हैं आप अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जी यहाँ पे आए थे जब उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की वो कैंडिडेट का अनाउंस करके गया है वो एससी विंग से ही होगा, तो हम धर्म जात पात की राजनीति के ऊपर उठ के बात करेंगे, हमें ऐसे नहीं उलझना है। ये हिंदू मुसलमान, ये ऊंच नीच, ये जात पात की बराबरी में समाज को बांट के फिर उसका 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 बांटते हैं पहले, फिर शोषण करते हैं उनका, उसी वर्गों का शोषण करते हैं। ये आम आदमी पार्टी के एजेंडे में बिल्कुल नहीं है। हम लोगों द्वारा अगर आशीर्वाद हुआ, प्यार मिला, हम लोगों के हित में काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे। ये अपने लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते, तभी ये सूबा जो है ये देश का कलगीधर सूबा है, सिर से ऊंचा सूबा है, आज गर्त में डूबा हुआ है पंजाब, नशे में डूबा हुआ, गरीबी में डूबा है। यहाँ हर चीज़ त्रस्त है, ना सेहत सुविधाएं हैं, ना शिक्षा है, ना, मैं तो कहता हूँ पंजाब एक इतना एक अपने प्रॉस्पेरस ये सूबा है, इसमें भी हर नागरिक को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। आप उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की, असम की, उनकी क्या बात, छत्तीसगढ़ की, उसकी बिहार की क्या बात करें, वो तो पंजाब से बहुत पीछे हैं। हमारे पंजाब में ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम पहले लोगों के लिए काम करेंगे, अपने सूबे को मजबूत करेंगे, लोगों को खुशहाली की तरफ बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे इंडस्ट्री जो इधर से भाग गई है वो वापस आए, शिक्षा मजबूत हो, हॉस्पिटल्स मजबूत हों, रोड्स मजबूत हों और मूलभूत सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, लाइट है, रोड है, सड़क है, वो सारी मजबूत हो। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है इस सूबे में, मैं कहता हूँ नशा उतना डोमिनेटिंग कंपोनेंट नहीं है जितना भ्रष्ट सरकार है। नाक के तले सब कुछ हो रहा है और कुछ करते नहीं। गरीब को जिसकी जेब से 2 ग्राम अपने वो वाइट चिट्टा पकड़ा जाता है वो जेल के अंदर है, जो 200 करोड़ का बेच रहा है वो बाहर घूम रहा है अपने क्या, ये ईमानदार सरकार की बातें हैं। जी जी जी। आप वो लूप होल क्यों नहीं बंद करते, आप बॉर्डर को प्रॉपर्ली करें, पुलिसिंग कि आप जैसे सूझवान पढ़े लिखे लोग आगे आए, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की जो स्कीम्स हैं वो जनता तक उनका सही लाभ कैसे पहुंचे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं भी अच्छी खासी ल्यूक्रेटिव जॉब कर रहा था, 3.5 लाख के करीब तनख्वाह थी मेरी। अभी भी 1.25 लाख पेंशन ले रहा हूँ मैं। मुझे जो लोग आज की कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत दलिद्रता से भरा हुआ है, ठगों से भरा हुआ है और बेईमानों से भरा हुआ है, वो जितना लोगों ने मुझे ये बातें कही उतना ही मेरा इरादा पक्का हुआ कि मैं देखूं ये कहाँ दलिद्रता है, ठगी का है, बेईमानी का है। जो लोग राजनीति में ठगी मारने आते हैं, गरीबों का शोषण करने के लिए आते हैं, चिट्टी गाड़ी मिलेगी, दफ्तर मिलेगा, AC मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, वो मैं 30 साल भोग आया हूँ अपने डिपार्टमेंट में। मैं सब पहले छोड़ चुका हूँ। अब मुझे अच्छी खासी पेंशन सरकार देती है और मेरे दोनों बच्चे हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसरी करते हैं, अपनी जगह कुछ। मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए आया हूँ और मुझे आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है और मैं इसमें लोगों की सेवा करने के लिए आतुर हूँ। अगर लोगों का आशीर्वाद, प्रेम प्यार मिलता है 2022 में और पार्टी मेरे ऊपर विश्वास रख के किसी को उम्मीदवार वो करने का कुछ करती है तो मैं ज़रूर लोगों की सेवा में अपना रात दिन अपनी मेहनत करूँगा और लोगों की सहायता के लिए, लोगों की उन्नति तरक्की के लिए मैं दिन रात काम करूँगा। सर हम यही आशा रखते हैं आपसे और हमारी बेस्ट विशेज़ आपको। समय की कमी है, हम जानते हैं कि आपने भी आगे कहीं जाना है, तो इसी के साथ हम लोग आज अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिकल बातें बहुत हो गई सर, आपने बड़ी बेबाकी और ईमानदारी से जवाब दिए, क्योंकि सर हम जानते हैं कि पेशे से आप डॉक्टर रहे हैं, तो जाते जाते जनता को, क्योंकि जिस तरह का आज का माहौल चल रहा है, लोगों के बीच में डर फैला हुआ है, आप जाते जाते जनता के लिए कोई सुझाव दे के जाना चाहेंगे? मैं जनता को एक हाथ बांध के एक निवेदन करना चाहूँगा। कोरोना महामारी इज़ अनइनवाइटेड सिकनेस, इसको किसी ने बुलाया नहीं है। ये ऐसी सिकनेसेस, महामारियाँ अपने आप कुदरती तौर पर आती रही हैं पिछले समय में, 500 साल के हिस्ट्री में, अब आगे भी आएंगी। मेरा एक ही निवेदन है जनता से, एक तो इसकी कोरोना की जो वैक्सीन है उसका टीका जरूर लगवाएं। इसमें किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत किसी को बुखार वगैरह 1 आध दिन के लिए जब बॉडी एक्स होती हैं और कुछ नहीं होता। इतनी ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है, एक बात ये है। दूसरी, कोई भी वैक्सीन, अब ये बहुत ही गलत फहमी लोगों में फैल गई है, कोवैक्सीन लगानी है, कोविशील्ड नहीं लगानी, ये लगानी, स्पुतनिक नहीं लगानी, ऐसा कुछ नहीं है।
वो एक टेक्निकल साइंटिफिक पॉइंट आप भूल जाइए, उसके पीछे मत भागिए। कोई भी टीका जो आपके एरिया में हेल्थ सेंटर में लगता हो उसको ज़रूर लगवाएं। दूसरी है हदायतें। आप टीका लगवाने के बाद भी आप बीमारी से बच नहीं सकते पूरी तरह से, बिकॉज ये मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, टीका लगवाना, और इम्यूनाइजेशन आपकी इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है उसको, उसमें दोनों में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। उसकी आपकी एंटीबॉडीज़ बनने में आपको अपने ये कोरोना से बचाने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए उसको वक्त लगता है। उस वक्त के बीच में भी आप मुंह पे मास्क लगा के रखिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए और सामाजिक दूरी बना के रखिए 4 गज की, और अननेसेसरी बिना वजह घर से मत निकलिए, और क्राउडेड प्लेसेस से आप बचिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंडियाँ लगी हुई हैं, लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये जो इतना कोविड फैला है इसमें लोग भी उतने ही गुनाहगार हैं जितनी सरकार गुनाहगार है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। इसलिए लोगों को जागरूक होना और सरकार की तरफ से दी हुई हदायतों का पालन करना ये बहुत ज़रूरी है, और टीका बहुत ज़रूरी है, और मास्क, सामाजिक दूरी, हाथों को साफ रखना और गैर ज़रूरी कामों से बाहर नहीं जाना, ऐसी ये 4-5 मोटी सी जो अपने जो चीज़ें हैं इनका पालन करना ये नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस महामारी से बच पाएंगे। सर आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास पेशकश अच्छी लगी तो आप अपने ज़रूर कमेंट्स और फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा, और अभी के लिए मुझे श्वेता ग्रोवर को दीजिए इजाज़त। जल्दी मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।